मेरे दादाजी, उनका जन्म यहीं हुआ, पिताजी का जन्म यहीं हुआ, मेरा जन्म यहीं हुआ और जो मेरा बेटा है 9 साल का, उनका भी जन्म यहीं हुआ। पूरी तरीके से हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन क्यों आपके पास जब अपॉर्चुनिटी थी वापस जाने की, क्यों आपने यहाँ पे रहना अच्छा समझा या क्या वजह थी? किसी ने बोला कि दिस इज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, अपॉर्चुनिटी चाहिए, अमेरिका जाओ, कुछ हासिल करो। जब मैं गया वहाँ पे 19-18 साल का था, यार कहाँ पहुँच गया। अमेरिका जा चुका था बहुत बार हॉलीडेज पे, 1 हफ्ता 1 महीना, फिर एक जो यहाँ पे एक हॉलीवुड का जो इंप्रेशन बन जाता है स्टार वर्ल्ड के शोज देखकर, व्हेन स्टार वर्ल्ड केम, तो यू थिंक यू नो अमेरिका, बट व्हेन यू गो देयर रियलाइज नहीं भाई, ये अलग ही दुनिया है एंड इट्स नॉट फॉर मी। अच्छा, आपने भी इंसिडेंट बताया कि कई बार ऐसा आपने किया भी है कि क्यों जंप करनी है। ऐसा कोई फनी इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? उस समय the left was the line for the Indians and the line for the non-Indians. और होता क्या है स्मिति जी, the Indian line is full of 500 people and the foreigner line is full of 5 people. मैं लग गया अपने इंडियन लाइन में, हेडफोन्स था, लोग देख रहे कि कौन है ये बेवकूफ जो इस लाइन में आ गया। कोई नहीं, किसी ने मुझे शोल्डर पे टैप किया, वो एक एयरपोर्ट स्टाफ थे। मैं समझ गया कि अगले शब्द ये बोलेंगे क्या है। मैंने कहा चलो आज नहीं, आज देखते कि मामला जाएगा कहाँ तक। हेलो सर, हेलो, यू आर इन द रॉन्ग लाइन। नमस्कार, जागरण मंथन पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान है। इनका इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करूं तो ये एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एक्टर हैं, एंकर हैं और इसी के साथ साथ ये एक फेमस कंटेंट क्रिएटर भी हैं और इनकी बहुत ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग भी है। और एक और बहुत ख़ास बात, क्योंकि इस शो में इनका इंट्रोडक्शन जब मैं करा रही हूँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि ये टॉम ऑल्टर साहब के सुपुत्र हैं। आपने सही पहचाना, हमारे साथ जेमी ऑल्टर हैं। जेमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण मंथन में। नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाँ, आपने काफ़ी अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन किया, तो लेट्स होप आई लिव अप टू द बिलिंग। अच्छा जेमी, क्योंकि शुरुआत से ही करते हैं। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए, क्योंकि टॉम ऑल्टर साहब का नाम तो बहुत लोग बहुत रिस्पेक्टफुली लोग उनको जानते भी हैं और मतलब एक अब तो खैर एक मन में आस ही रह गई उनसे मिलने की, लेकिन बहुत शानदार काम उन्होंने किया है। लेकिन उससे पहले कि भारत में आप लोग कब आए, कैसे आए, और फिर पूछूंगी कि क्यों भारत में ही रहना आपने पसंद किया। अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मैं इस सवाल का जवाब देते वक्त मैं थोड़ा मिसकंसेप्शंस को दूर करने की कोशिश करूँगा। जो एक मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत बार मैंने जिक्र किया, इस सर्टन एक इम्प्रेशन बन चुका है कि ये जो परिवार है ये ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि हम दिखते तो ब्रिटिश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही हम कोई कॉलोनियल लेफ्ट ओवर्स हैं और ना ही हम एंग्लो इंडियन है। दरअसल सच्चाई ये है कि थोड़ा डेट्स को लेके एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, पर आई थिंक 1912-1916 के बीच, यानी कि 100 साल से ऊपर, मेरे बड़े दादाजी आए थे। वो थे अमेरिकन, वो ब्रिटिशर्स नहीं थे। वो एक पादरी थे, तो वो आए थे इंडिया 1916 में। मेरे दादाजी, उनका जन्म यहीं हुआ, पिताजी का जन्म यहीं हुआ, मेरा जन्म यहीं हुआ और जो मेरा बेटा है 9 साल का, उनका भी जन्म यहीं हुआ। तो उस रूप से देखें हाँ, तो पूरी तरीके से हम हिंदुस्तानी हैं। फादर हैड एन अमेरिकन पासपोर्ट, लेकिन 70s में उन्होंने वो पासपोर्ट जाके मुंबई के अमेरिकन कॉन्सुलेट पे छोड़ दिया। ये नहीं चाहिए मुझे, मैं इसी देश में जन्मा हूँ, दिखता नहीं हूँ हिंदुस्तानी, लेकिन मैं पूरी तरीके से हिंदुस्तानी हूँ। आई नेवर हैड US पासपोर्ट। मौका था ग्रीन कार्ड हासिल करने का, कोशिश करी, लेकिन दिल मेरा लगा नहीं वहाँ पे US में, तो मैं वापस आया 2005 में। तो हाँ, तो फैमिली हिस्ट्री इज दैट वी आर नॉट ब्रिटिशर्स, वी आर नॉट एंग्लो इंडियंस। इफ आई कैन से इट, आई एम अ 4th जनरेशन अमेरिकन जो हिंदुस्तान में पला बढ़ा है, लेकिन पासपोर्ट से, दिल से हिंदुस्तानी। लेकिन क्यों आपके पास जब अपॉर्चुनिटी थी वापस जाने की, क्यों आपने यहाँ पे रहना अच्छा समझा या क्या वजह थी? आई थिंक वजह वही है कि जो मेरे फादर ने एक्सपीरियंस किया जब वो 18 साल की उम्र में पूरा स्कूलिंग इंडिया में करके अमेरिका गए थे। होता क्या है, अगेन सही गलत मैं नहीं जाऊंगा उस पर, बट
जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि 18 साल तक आप एक देश में रह चुके हो, आप हिंदी बोलते हो, आप अपने आप को इंडियन मानते हो। अचानक आप एक ऐसे देश जाते हो, अमेरिका, जहाँ पे आप दिखते हो उन जैसे, आपकी लिनिएज उस देश से जुड़ा है, लेकिन वहाँ पे लोग आपको समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और आप भी उस देश के नागरिक बनना चाहते हो शायद क्योंकि किसी ने बोला कि दिस इज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, अपॉर्चुनिटी चाहिए, अमेरिका जाओ, कुछ हासिल करो। तो हमने कहा ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ अपने पेरेंट्स से मजाक में, आपके पैसे हैं, आपने खर्च करने, तो आपकी चॉइस है। तो मैं भी गया उस राह पर। आई डिड माई कॉलेज, 4 साल के कोर्स को मैंने 3.5 साल में ख़त्म किया। अब होता क्या है कि पहले तो आपके व्यूअर्स को बता दूं कि मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो मैं वहाँ पहुँच गया, डिग्री ले लिया। अब कमबख्त उस डिग्री के साथ करना क्या है? मैंने किया था पॉलिटिकल साइंस में डिग्री विद अ फोकस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑप्शन थे फॉरेन सर्विस में जाने का, डिप्लोमैट। अचानक मैंने कहा यार ये तो नहीं करना है, तो नौकरी लग गई। आई हैड अ माइनर इन फाइनेंस, तो एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस जॉब शुरू किया मैंने, तकरीबन 15-18 महीने। उस बीच बिल्कुल आपको सच बता दूं, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया की याद आ रही थी, दोस्त मेरे वहाँ पर 6 साल बिताकर भी मेरे मैक्सिमम दोस्त इंडियंस थे, पाकिस्तानीज थे, श्रीलंकन्स थे, तो इट वाज अ वेरी साउथ एशियन कम्युनिटी। मैंने ज़्यादा क्रिकेट वहाँ खेला यूएस में जाकर, जितना कि मैंने स्कूल में नहीं खेला। वॉचिंग हिंदी मूवी, आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी माइग्रेंट, कि आप भले वहाँ जाते हो लेकिन दिल आपका कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो ऐसे यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम लुकिंग फॉर द नियरेस्ट इंडियन शॉप, जहाँ से आप पार्ले जी खरीदो, भुजिया खरीदो, वीएचएस खरीदो। सो you're still so rooted. What the heck are you doing in this country? तो फिर 2005 के ख़त्म होने के समय, 2004 के ख़त्म होने के समय, 5 की शुरुआत में मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो, फ़ायदा क्या है? Are you going to be happy? Call it an existential mini crisis, I don't know, पर मैंने कहा मुझे वापस आना है। तो मैंने वो अमेरिकन ड्रीम छोड़ दिया। आई वांटेड टू लीव दैट जॉब, आई वांटेड टू कम बैक, और मैं उस लाइन में जाना चाहता था जिसमें मुझे एट दैट टाइम 24 साल की उम्र में मुझे लगा कि तुम्हें सबसे खुशी मिलेगी, और वो था स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स, जैसे मेरे फादर स्पोर्ट्स के दीवाने थे, मैं उतना बड़ा दीवाना नहीं था, लेकिन मैं क्रिकेट का बड़ा शायद दीवाना उनसे भी ज़्यादा था। सो आई सेड लेट्स कम बैक, लेट्स ट्राई एंड बिकम अ क्रिकेट जर्नलिस्ट। और ऐसा एक दिन भी नहीं गया पिछले 19 साल में जब मुझे कोई रिग्रेट हुआ कि मैंने वो अमेरिकन ड्रीम छोड़ा। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, आई फेल्ट अ डीप कनेक्ट टू इंडिया। मैं क्रिकेट का दीवाना था। अच्छा चलो लेट्स सी वेयर कैन गो, एंड टच वुड 19 साल के बाद कुछ हासिल कर चुका हूँ इस स्पोर्ट्स लाइन में। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट आई थिंक। तो पेट्रियोटिज्म आपके लिए क्या है जेमी? कैसे आप डिफाइन करेंगे भारत और पेट्रियोटिज्म को खुद के लिए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक पहली बार जब मैंने इस शब्द का मतलब समझा, आई थिंक आई वाज 14 और 15। ये शब्द, मैं वुडस्टॉक स्कूल में था, बोर्डिंग स्कूल में मसूरी में, तो इन वन ऑफ द कोर्सेज 15-16 था, तो ये शब्द आया। उस टाइम नेट तो नहीं था, पर मैं लाइब्रेरी गया था। एक बर्ट्रैंड रसल करके ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट, आई थिंक फिलोसोफर, उनके शब्द में, अगेन आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट टर्म, द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ दैट वर्ड डिफाइंड इन प्रिंट, बर्ट्रैंड रसल साहब ने कहा था कि पेट्रियटिज्म is a desire to kill and be killed for a trivial reason. मैंने कहा ये क्या है ये? And how does one man get the audacity to say this? 15-16 साल का था, तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में। I didn't get it. I said that one man's view, एक जाने माने इंसान, उसके view it shouldn't impress upon you. But I realized कि it's not a word to be taken lightly. फिर मैंने देखा अपने पिताजी को. He was perhaps the most patriot Indian that I ever came across. But it had nothing to do with politics. It had nothing to do with any religion. मेरे फादर ने यूएस पासपोर्ट को जाकर लिटरली अमेरिकन एम्बेसी में फेंक दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस देश का एक डॉक्यूमेंट चाहिए विच कनेक्ट्स मी टू दिस कंट्री। तो आई थिंक फॉर मी कहीं ना कहीं दैट इज पेट्रियटिज्म, टू टेक द कागज़, जो एक ऑफिशियल एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने बर्थ राइट, आपके पेरेंट्स की लिनियज द्वारा आपको मिला, मुझे ये नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दैट मैन फॉट दैट सेम क्वेश्चन अंटिल द डे ही डाइड। दिखते तो आप गोरे हो,
आप हिंदी कैसे बोलते हो, आपने वो देश क्यों छोड़ा. So to me, there's no bigger concept of a patriot than someone who gives up a legal document that he had from a different country to come back and to be accepted in the country of his birth. तो कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ से जूझा जब मैं कॉलेज गया था. Like I just told you, मैं वहाँ से वापस आया. Why? I felt a deep connect to my country. It had nothing to do with politics. It had nothing to do with religion, caste, creed. जिस देश में आप पैदा हुए हो, मैं मानता हूँ आप वहीं के हो. And I think the fact that I came back at the age of 24, जो कि बहुत लोग सोचेंगे शायद थोड़ा young age है to take the call to leave, like I said, the American dream. So to me, in a nutshell, patriotism is just being connected to your country. Whether you want to give your life for that country, that's up to you. I don't believe that has to necessarily define patriotism. But it's a love for your country, it's a respect for your country, और उस country को अपनाना, which I believe, like I said, 1916 से मेरे परिवार ने किया है वो. जिमी, एक और जो मेरे मन में सवाल है, जैसा कि आपने खुद भी बोला कि मैं बात करूँगी आपके एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की आपने बात की अमेरिका में, लेकिन क्या ऐसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या इस तरीके से कि समझ में नहीं आया कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वाइट स्किन और एक्सेंट बिल्कुल इंडियन है और हिंदी बोलते हैं और मुझे लगता है उर्दू भी आपकी काफ़ी खालिस है, तो क्या आपको लगे वाइट स्किन होने के क्या नुकसान, क्या फ़ायदे यहाँ पे रहे इंडिया में? फ़ायदे हैं, डाउनसाइड भी है. मैं थोड़ा गाड़ी को रिवाइंड करता हूँ. आपने जो 2 सवाल पहले मुझसे पूछा था कि व्हाट हैपेंड देयर. मेरे केस में जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ रहकर आई स्टैंड आउट. दिखता कुछ और हूँ कुछ और. वहाँ जाकर दिखता अमेरिकन हूँ बाय द कॉकेशियन ट्रेडिशनल सेंस, लेकिन वहाँ पे चाहे वो कॉलेज के क्लास में हो या बस स्टॉप पे या मॉल पे या रेस्टोरेंट पे या स्टारबक्स में, जैसे इस गोरे इंसान ने बोलना शुरू किया था, उनको समझ में नहीं आया. सॉरी व्हाट. तो इट एक्चुअली वाज अ केस ऑफ यहाँ पे लोग के सवाल का जवाब देना, उनकी हैरानी देखकर इट्स एक्चुअली ईजियर देन वहाँ के लोग के उस हैरानी को झेलने में. क्योंकि वहाँ कॉमन मैन को, मैं मतलब एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उस समय पर 20 साल पहले कॉमन मैन को आइडिया नहीं था कि इंडिया है क्या, राइट. ऐसे यार ये कमबख्त सवाल यहाँ भी आता है, वहाँ भी आता है. इंडिया में फादर के थ्रू, कल्चर के थ्रू मैं ज़्यादा लोग को समझा पाऊँगा कम समय में कि क्यों मैं दिखता गोरा हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ. उस दुनिया में इट वाज़ बियॉन्ड देयर स्कोप ऑफ थिंकिंग. हैं? इंडिया? सो आई सेड, यू नो व्हाट? इट इज़ एन एक्जिस्टेंशियल मिनी क्राइसिस, बट लेट्स गो बैक एंड डील विद हियर. अब यहाँ पे वापस आकर ऑफ कोर्स ऐसा एक दिन नहीं गया, आई एम 43, ऐसा एक दिन नहीं गया जहाँ पे इस महान देश में किसी ना किसी ने मेरे को देखकर, सुनकर सवाल नहीं पूछे, which is fine, I get it. मैं नहीं दिखता हूँ ट्रेडिशनल इंडियन, राइट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. इनिशियली जब मैं टीनेज ईयर्स में था, एंग्स्ट बहुत था, उल्टे सुल्टे जवाब देता था. कुछ चीज़ मैंने ऐसे किए हैं जो मैं शर्मिंदा हूँ, बट आई विल से कि वो 14, 15, 16, 17 के उम्र के बेसिस पर वो ठीक है. आई अंडरस्टैंड दैट लाइक माई फादर आई स्टैंड आउट इन दिस कंट्री. फ़ायदे ऑब्वियसली बहुत हैं. कभी-कभी उसका मैंने गलत इस्तेमाल भी किया है. जब आप लाइन में खड़े हो, आपको निकलना है, तो थोड़ा हल्का-फुल्का एक्सेंट चेंज करके प्रेस कार्ड दिखा के आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, लेट मी गो. ठीक है, बट आई वुड से ओवरऑल आई एम वेरी, वेरी ब्लेस्ड दैट आई फाउंड सो मच एक्सेप्टेंस. थोड़ा अजीब लग रहा है सेइंग एक्सेप्टेंस इन द कंट्री जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरे पिताजी जन्मे, जहाँ पे उनके पिताजी जन्मे. बट येस, ओवरऑल ब्लेस्ड टू बी एन इंडियन राइट नाउ. अच्छा, आपने भी ये इंसिडेंट बताया कि कई-कई बार ऐसा आपने किया भी है कि क्यू जंप करनी है। ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट, हालाँकि उस समय उस सिचुएशन में मुझे ज़्यादा फ़नी नहीं लगा था. ये तकरीबन 12-15 साल पहले की बात है. मैं वापस आ रहा था यूके से, यूके वाया यूएस. आजकल तो माहौल थोड़ा ईज़ियर हो चुका है. उस समय था कि हम अक्सर, पता नहीं क्यों, हमारे देश में जब हम बाहर जाते हैं या आते हैं तो हम सुबह के 2-3 बजे के बीच आते-जाते हैं. इंसान 18-19 घंटे सफ़र करके आया है, 1:30-2 बजे T3 पहुँचा है. उस टाइम तो T3 वाज़ समथिंग एल्स. और मैं इमिग्रेशन लाइन पे अभी आप आएँगे तो देयर इज़ अ एस्केलेटर गोइंग डाउन एंड देन देयर इज़ द लेफ्ट. उस समय देयर वाज़ द लेफ्ट वाज़ द लाइन फॉर द इंडियंस एंड द लाइन फॉर द नॉन इंडियंस.
मुझे पता है कि मुझे उस लाइन में जाना है, लोग देखेंगे, हो सके एक बोले सर आप गलत लाइन में आ चुके हो, ये मैं इससे झेल चुका हूँ। और होता क्या है स्मृति जी, द इंडियन लाइन इज़ फुल ऑफ 500 पीपल एंड द फॉरेनर लाइन इज़ फुल ऑफ 5 पीपल। मैं आया, मैं लग गया अपने इंडियन लाइन में, हेडफ़ोन्स था, लोग देख रहे हैं कि यार ये कौन है ये बेवकूफ़ जो इस लाइन में आ गया? कोई नहीं, किसी ने मुझे शोल्डर पे टैप किया, वो एक एयरपोर्ट स्टाफ थे। मैं समझ गया कि अगले शब्द जो ये बोलेंगे क्या है वो। मैंने कहा चलो, आज नहीं, आज देखते हैं कि मामला जाएगा कहाँ तक। हेलो सर, हेलो, यू आर इन द रॉन्ग लाइन। ये पहली बार नहीं है कि मुझसे किसी ने कहा। मैंने कहा चलो, व्हाट शुड आई डू? कम विथ मी। ठीक है, मैं निकला नेक्स्ट लाइन में, उस लाइन में कोई नहीं था। मैं सीधे काउंटर तक गया, मतलब पीछे मैं कम से कम 300 लोग को छोड़ के मैं वहाँ गया। आई गो, जो बेचारे स्टाफ थे, उनकी आँख लगी थी, उन्होंने हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा सर, आप गलत लाइन में आए हो। मैंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ। क्यों आए आप? वो देख रहे हो वो इंसान वहाँ पे। आपके कॉलीग ने मुझे उस लाइन से जहाँ मैं बिल्कुल काल्मली होकर खड़ा था, उस इंसान ने मुझे बाहर निकाल के बोला कि आप यहाँ खड़े हो। तो आपने उनकी बात क्यों मानी? मैंने कहा ही वाज़ वेरी पर्सिस्टेंट। नाउ आई एम लाइक देखते क्या है। तो नहीं आप गलत लाइन में हो। मैंने कहा सर उनको बुलाएँगे आप? उनका नाम था मिस्टर शर्मा कुछ। बोला, अबे शर्मा तूने क्या किया? ये तो इंडियन है। हैं? अब मैंने कहा सर आप क्या समझते हो कि मैं वापस उस लाइन में जाऊँगा? जगह तो मैं ऑलरेडी खो चुका हूँ। आपसे बात करके 3-4 मिनट निकल गए। मैं तो सर उस लाइन में जाऊँगा नहीं। अब आप यहीं से मुझे क्लियर कर दो। पर हो नहीं पाएगा। आप तो इंडियन हो। हाँ, लेकिन जब इंसान आराम से कुमार शानू के गाने सुनकर उस लाइन में खड़ा है, किसी को परवाह नहीं है उससे, ना उससे किसी और से। इस इंसान ने मुझे उस लाइन से क्यों निकाला? अब आप मुझे यहाँ से क्लियर करवा दो। By this time both them were laughing. They were laughing कि भाई at the absurdity of the situation कि ये बंदा गोरा है, इसके पास इंडियन पासपोर्ट है। तो फाइनली उस महान शख्स ने मेरा स्टैम्प कर दिया और मैं उस बड़े लाइन को टाटा बोल के मैं निकल गया। ऐसे बहुत कुछ और भी हुए किस्से, बट आई थिंक फॉर मी पर्सनली इंडिया के अंदर दिस इज द फनीएस्ट वन। और उन दो शख्स के चेहरे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इनके जॉ यहाँ तक थे। आप इंडियन हो? मैंने कहा जी। और जब आपने बोलना शुरू किया तो उससे भी उनको दे वर बिल्कुल, एक्सपेक्टिंग कि वही सॉरी जानबूझ के मैंने शुरुआत, जब वो बंदा आया मैंने उनसे हिंदी में बात नहीं किया। मैंने कहा ओके श्योर 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 यस यस कम कम कम। मैंने कहा देखते हैं। मुझे मालूम था कि वही होगा, उस इंसान को हम जगाएंगे जिस लाइन पे कोई नहीं है, वो बेचारा वो जागेगा, ही विल गेट अप एंड ही विल से आप तो नहीं हो। मैंने कहा लेट्स सी इट वंस। तो इट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल इंसिडेंट फॉर मी एंड फॉर देम टू। मगर ऐसा कोई आइडेंटिटी को लेके कभी ऐसा क्राइसिस फील हुआ हो कि कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगा हो कि समझ में नहीं आ रहा हो दिमाग में कि यार अगर मैं अगर अमेरिकन होता तो अच्छा होता या इंडियन दिखता होता तो अच्छा होता, ऐसा कभी फील हुआ? आई थिंक जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था वो टीनेज ईयर्स में, वैसे ही मेरे ख़्याल से टीनेज ईयर्स सभी लोग के लिए मुश्किल वाले होते हैं। अब ऊपर से आप जोड़ो कि आप गोरे हो और इस देश में हो, आप हिंदी उतनी अच्छी बोल पाते हो जितनी आप इंग्लिश, आप कहीं जाते हो तो आप अबे चल यार, अबे सो आई वाज़ लिविंग द इंडियन लाइफ़। उस समय ज़रूर ये हुआ होगा कि कॉलेज का रास्ता तो मेरे पेरेंट्स ने, ख़ासकर मेरी मदर जो कि एक टीचर हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट तय कर दिया था कि आप कॉलेज के लिए इंडिया में नहीं, आप कॉलेज यूएस जाओगे, आपकी चॉइस की कॉलेज, ताकि आप थोड़ा कोशिश करें उस अमेरिकन लिनिएज से आइडेंटिफाई करने की। कभी ये नहीं कहा कि वापस आओ, बट पूरा स्कूलिंग आपका, आप 18 साल तक यहीं इंडिया में रहोगे। 18 के बाद 4 साल के कोर्स वहाँ पे कर लो और देख लो। तो गोइंग फ्रॉम दैट रैम्बंक्शियस टीनेजर हू डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जब मैं वहाँ गया, इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ उन साढ़े 3-4 साल पे जब मैं कॉलेज में था। वहाँ जाके रियलाइज़ किया यार, व्हाट इफ यू हैड नॉट बीन बोर्न इन इंडिया? व्हाट इफ द इंडिया चैप्टर नेवर एक्जिस्टेड? यानी कि आपके जीवन के 18 साल नहीं हुए या उस देश में हुए होंगे, हाउ वुड यू हैव बीन? सो आई थिंक दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम, बट अगेन touch wood, it was a very brief phase. I didn't put much thought to it, and I think इस इंटरव्यू के दौरान आप समझ जाओगे कि मैं ज़्यादा प्लानिंग वाला इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसा हूँ कि पीछे मुड़कर ज़्यादा सोचता हूँ। मैंने कहा ठीक है जो भी है, और आई थिंक खुशकिस्मत मानूंगा अपने आप को कि आई हैड द ऑप्शन ऑफ कमिंग बैक। मेरे बहुत से दोस्त थे जो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई से आए थे। उनके ऊपर जो एक दबाव था कॉलेज में डिग्री हासिल करके नंबर 1 बनने का, फाइनेंस में जाने का, डॉक्टर बनने का, डेंटिस्ट बनने का, वकील बनने का, द प्रेशर दे हैड कि बेटा वापस नहीं आना है। कहीं न कहीं आई थिंक दे हैड द फियर ऑफ फेलियर।
मेरे ऊपर वो कभी था नहीं, जाओ। माय फादर सेड नहीं हुआ तो आ जाओ वापस, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, टीचर बन जाओ। सो दैट हेल्प ईज दैट सेंस ऑफ मे बी द कंफ्यूजन आई वुड हैव हैड। बट डेफिनेटली जब मैं गया वहां पे 19-18 साल का था, यार ये कहाँ पहुंच गया। अमेरिका जा चुका था बहुत बार हॉलीडेज पे, एक हफ्ता, एक महीना। फिर एक जो यहाँ पे एक हॉलीवुड का जो इंप्रेशन बन जाता है स्टार वर्ल्ड के शोज देखकर, व्हेन स्टार वर्ल्ड केम, तो यू थिंक यू नो अमेरिका, बट व्हेन यू गो देयर रियलाइज नहीं भाई, ये अलग ही दुनिया है, एंड इट्स नॉट फॉर मी। सो लाइक आई सेड, it's not for me. I knew that. It's not about struggling, but I didn't feel accepted there. I felt more accepted in the country of my birth. आप 18 साल से आप एक देश में रह चुके हो, वहाँ के कल्चर को आप जानते हो। It just felt weird for me in America. कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी ऐसा इंडिया में हुआ हो, आपको लगा हो कि कुछ ऐसा मजाक या डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कभी हाँ, हुआ? शायद डिस्क्रिमिनेशन सही शब्द नहीं होगा, बट हाँ, लाइक आई सेड, ऐसा एक दिन नहीं गया जहाँ पे लोग मुझे देखकर सवाल कर रहे हैं या थोड़े शॉक लगते हैं। अब उस शॉक के बाद जो सामने वाला का रिएक्शन होता है, वो आप समझ सकते हो, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक गया है। बहुत बार लोग समझते हैं कि इसको आजकल कम होता है, बट गाली सुनना या एक ऐसा शब्द जो इट्स ईज़िली अटैच्ड, राइट? इज़ इट डिस्क्रिमिनेशन? आई डोंट नो, बिकॉज़ आई थिंक इसमें एजुकेशन भी एक फैक्टर है। कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं कि हाँ, एक गोरा यहाँ पर काम के लिए आया होगा या मुझ जैसे इंसान की तरह वो यहाँ पे जन्मा हो। सो येस, देयर हैव बीन सम वेरी लूज़ कमेंट्स, बट जैसे कि मैंने कहा था 15, 16, 17 के एज में मैंने बहुत सारे जवाब दिए, जो मैं नहीं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा एवर, बिकॉज़ यू आर यंग। बट आई थिंक इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट्स जस्ट अ लैक ऑफ अवेयरनेस। और जब मैंने किसी इंसान को एक स्टर्न रिप्लाई दिया कि भाई साहब, गलतफ़हमी हुई आपके साथ और अभी जिस शब्द का आपने उपयोग किया, वो अच्छा नहीं है। I think that person has got the point, but it's happened a lot, yeah. अच्छा, एक और चीज़ जो समझने वाली है कि आपके जो पिताजी, जो आपके वालिद साहब, वो एक इतने मंझे हुए कलाकार, एक इतने अच्छे एक्टर, तो आपके पास हमेशा से एक डोर तो खुला ही रहता है बच्चों के पास कि हम एक्टिंग को परस्यू कर लेते हैं, या क्यों किसी और करियर में स्ट्रगल करके शुरुआत से मेहनत करना, जब एक बना बनाया नाम मिल रहा है विरासत में, तो आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना? आपने एक्टिंग को क्यों नहीं चूज़ किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आई होप आपके व्यूअर्स को मेरा जो आंसर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग या आई ओपनिंग लगे। बिल्कुल आपने सही बात कही। रास्ते, दरवाज़े खुल सकते थे, मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। बट एक छोटे उम्र में पिताजी के साथ सेट्स पर जाना, चाहे वो फ़िल्मिस्तान स्टूडियो में हो या कमालिस्तान स्टूडियो में हो या फ़िल्म सिटी में हो या फिर आउटडोर में हो या फिर पृथ्वी थिएटर के ग्रीन रूम में हो, जो भी हो, अवेयरनेस तो बढ़ जाती है कि हाँ, आपके पिताजी बाकी पिताजी से थोड़े हट के हैं, क्योंकि वो ऑफ़िस नहीं जाते हैं, वो एक्टिंग्स करते हैं। तो एक आई वोंट गो एज़ फार से कि एक्टिंग का कीड़ा हुआ था, पर आई नो कि हाँ, इस लाइन में कुछ है। पापा मेकअप डाल रहे हैं, विग लगा रहे हैं, मार खा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी गाने में दिख रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं। इट्स अ वेरी चार्मिंग, इट्स अ वर्ल्ड दैट पुल्स यू इन, इट कैप्टिवेट्स यू। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं ये कहूँगा कि जो मेहनत मेरे पिताजी ने की थी, द स्ट्रगल्स मोर सो हियरिंग द स्टोरी, कि जब पैसे नहीं थे, तो अंधेरी से कोलाबा पैदल, जो कि बहुत बड़ा फासला है। These stories, the stories of rejection, the stories of not getting paid for months and months, कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनकर, खुद देखकर मेरे मन में ये आ गया कि भाई, इस लाइन में आना है तो आपको पूरी मेहनत और शिद्दत से आना पड़ेगा। ये एक ऐसा लाइन है, हो सके और लोग कहेंगे कि नहीं और भी लाइन में ऐसा है, इस लाइन में आने के लिए आपको पूरा इमर्स होना पड़ेगा। आपको एक जुनून चाहिए इस लाइन में, और मेरे अंदर वो ना तो वो भूख थी, ना वो जुनून। आई सेड मे बी यू वांट टू बी एन एक्टर, हु डजंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेकिन जो स्ट्रगल, जो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, मेरे अंदर वो फ्रैंकली नहीं था। तो एट एन अर्ली एज मैंने ये कहा था कि भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं इस लाइन में आने के लिए। स्पोर्ट्स के दीवाने मेरे फादर थे। मैं समझता हूँ कि फ़िल्मों से ज़्यादा, टीवी और स्टेज ज़्यादा स्पोर्ट्स
was in my world much earlier. चाहे वो पिताजी के कहानियाँ या स्क्रैप बुक्स या रेडियो या खुद मैच जाकर, मैं 6 साल का था जब हम पहली बार एक टेस्ट मैच देखने गए थे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो स्पोर्ट्स वाज ऑल अराउंड। फिर मैं समझता हूँ आपके बहुत सारे व्यूअर्स इस बात से सहमत होंगे कि जब आप मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, आप नहीं बन पाओगे, तो you're shattered. You don't have the skill to even play for the state. तो देश की बात छोड़ो। तो मैंने कहा what's the second best option? Sports journalist बन जाओ। तो I said, यार, is there any better job than getting paid to watch cricket? मैंने कहा इस लाइन में आऊंगा। और जब मैंने ईमेल पहले, और जब मैंने लैंडलाइन से अमेरिका से घर पे फादर को कॉल किया था ये कहने के लिए कि सर मैं अमेरिका की जिंदगी, नौकरी, सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ रहा हूँ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने के लिए। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी। आई थिंक अंदर, उनके अंदर वो बहुत खुश थे वो कि ये लड़का ये नहीं कह रहा है कि मैं एक्टर बनने आ रहा हूँ। आई थिंक ही वॉज हैप्पियर दैट आई चोज दिस लाइन, क्योंकि वो खुद कम समय के लिए एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी थे। पिताजी ने दूरदर्शन के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स शोज एंकर किए थे। ही रोट फॉर पेपर्स। आई थिंक हिमसेल्फ एक समय पर वो खुद स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं बेटा अगर इस लाइन में आकर दुनिया घूमेगा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अगर वो इन जैसे महान क्रिकेटर्स से मिलेगा, बात करेगा, इनका इंटरव्यू लेगा, तो माय फादर, ही डिडंट से, बट आई थिंक ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। तो बस वन थिंग लेड टू अनदर। अब 19 साल हो गए मैं इस लाइन में हूँ। एक और चीज़ जो मेरे मन में आ रही है जिमी, कि आप के घर पे कौन सी लैंग्वेज में आप लोग, मतलब हिंदी तो आई एम श्योर होती होगी, मदर से भी आप हिंदी में बात करते थे कि इंग्लिश में? नहीं, मेरी मदर हिंदी जानती हैं, वो भी बहुत बहुत। शी केम टू इंडिया व्हेन शी वाज आई थिंक 18 मंथ्स ओल्ड। मेरे नाना नानी आए थे इंडिया, बट वो सोचती इंग्लिश में है, और वो और मैं और मेरी बहन हम इंग्लिश में ही बात करते। पिताजी से मैं कहूँगा 60-40, 60 इंग्लिश 40 हिंदी। बट मोर देन स्पीकिंग, मैं सोचता ज़्यादा हूँ आजकल के समय पर, मोर देन स्कूल डेज, हिंदी में। क्योंकि जब आप इस लाइन में आते हो और आप ज़्यादा हिंदी का उपयोग कर रहे हो डेली बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं आई हैव स्टार्टेड टू थिंक मोर इन हिंदी। बट एट होम इट वाज प्रेडोमिनेटली इंग्लिश, जहाँ पे मदर और छोटी बहन की बात हो।